तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, क्वालिटी, सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगा। पूरा का पूरा लेसन, हम लोग का जो थर्ड लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पूरा का पूरा लेसन मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहाँ पे आप रुकते हो उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हैं एक फुल टाइम जॉब है, जिसे हम लोग को डेडिकेशन और हार्डवर्क देना पड़ता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना, वो हमेशा एक इनोवेटर रहना चाहिए और उसको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि उसको रिस्क लेना आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो हमारा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूँ। पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना, वो हमेशा लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों को कंबाइन करते हैं। ऑब्वियसली बात आपको मालूम रहेगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है लास्ट ईयर तो उसमें था ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो हमारा क्या बोलते हैं, कंट्री का बैकबोन बोल सकते हैं। हमारे कंट्री, अगर कंट्री का हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये है ना, हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर हमारे कंट्री में जो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, इसीलिए वो हमारे कंट्री का बैकबोन भी है और हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो आया है फ्रेंच वर्ड से, जो कि है एंटरप्रीनियरी, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो एक पर्सन रहता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेने के लिए तैयार है, और शायद से लॉस भी झेलने के लिए तैयार है, इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब पैसे कमाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो रिस्क लेने के लिए काबिल भी होना चाहिए और वो पैशनेट भी होना चाहिए, मतलब उसको मालूम रहना चाहिए कि क्या कैसे करते हैं। उसका काम करने के लिए वो पैशनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी से काम करा रहा हूँ, या वो एंटरप्रेन्योर वो ज़बरदस्ती किसी के क्या बोलते कहने पे वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पैशनेट होना, मतलब उसको अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस चला सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी के कहने पे वो कर रहा है। वो एक पैशनेट होना चाहिए, तो क्या वो रिस्क भी ले सके और पैसे भी कमा सके। अभी हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशन ही आप बोल सकते हो उसको। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो एक पर्सन रहता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वेबस्टर डिक्शनरी भी यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी, आप फोटो भी देख सकते हो, मैंने लगाया फोटो। तो एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज़ विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, जैसा कि मैंने बताया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर की विशेषता है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है आप बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो हमेशा क्रिएटिव थिंकर है, उसके पास इंटेलिजेंस है। क्रिएटिव थिंकर है मतलब इंटेलिजेंस है। तो क्या जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से एनालाइज कर सके। अभी वो उसके पास इंटेलिजेंस अच्छा खासा है और वो क्रिएटिव थिंकर है, तो बिजनेस के जो भी सिचुएशन है उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और जो भी उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिसीजन ले सके, मतलब वो सिचुएशन उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सके। उसके बाद वाला पॉइंट आता है फ्यूचर विजन। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, उसको हमेशा मतलब फ्यूचर देखना चाहिए। अभी फ्यूचर ऐसा नहीं कि टाइम मशीन में जाए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो फ्यूचर विजन, मतलब वो देख सके कि समझ सके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जियो ने समझ लिया था पहले ही कि आगे जाके इंटरनेट का ज़माना है, तो वो उन्होंने आज से स्टार्टिंग कर दिया कि इंटरनेट आगे फ्री देना है। तो सब कुछ प्लान किया उन्होंने, फ्यूचर देखा। तो फ्यूचर अभी आप देख सकते हो, इंटरनेट का ज़माना है, सब जगह इंटरनेट चल रहा है। आप ये वीडियो भी इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, मतलब फ्यूचर विजन। जो अभी हम लोग ने देखा, मुकेश अंबानी फ्यूचर का पहले ही सोच लिया, तो उन्होंने कैसे एकदम अच्छा गोल हासिल कर लिया। अभी पहले कौन जानता था जियो को, मतलब यहाँ से कुछ 5 साल 10 साल पहले कौन जानता था जियो, अभी सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर विजन अच्छे से देखा, सब कुछ अच्छे से किया। तो फ्यूचर विजन यही होता है कि मतलब मार्केट के सिचुएशन को देखे कि आगे क्या हो सकता है और उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अभी अगला पॉइंट आता है हार्डवर्क। अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हार्डवर्क लगता ही लगता है, तो एंटरप्रेन्योर को भी हार्डवर्क लगेगा। जैसे कि हमारे जियो ही का एग्जांपल ही ले लो। अभी मैं आपको जियो का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कनेक्ट कर सको। तो जियो का एग्जांपल ही ले लो, मुकेश अंबानी ने स्टार्टिंग में बहुत हार्डवर्क किया, आज बहुत पैसे कमा रहे। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क किया, हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद वाला पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। उनको टेक्निकल नॉलेज था। अभी जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसको या फिर उसको, किसी का भी जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अभी जैसे मुकेश अंबानी को था टेक्निकल नॉलेज, उन्होंने वर्कर वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह लाए, उन्होंने पूरा टेक्निकल नॉलेज लगाया, आज वो बहुत बड़ी ऊंचाई पे। टेक्निकल नॉलेज यानी बिजनेस से रिलेटेड, कैसे बिजनेस किया जाता है, क्या करते हैं, कैसे नए नए टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हैं वगैरह वगैरह, मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि अभी मोबाइल फ़ोन, किसी को ऐसा रहता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, अगर उसको ऐसा है वो हार्डवर्क करके सीखना है मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सीख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता। तो ऐसे मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि बिज़नेस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो अभी अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल।
तो जो एंटरप्रेन्योर है ना उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, बहुत लोगों के साथ करता है। तो अगर उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखता है, तो क्या वो आगे सपोज करो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आई जिससे आपके उसके जो भी फंड्स है वो कम हो गए, तो जो इन्वेस्टर है अगर अच्छा कम्युनिकेशन, जो इन्वेस्टर है वो वापस से आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का यही फ़ायदा होता है। तो फिर इसके बाद वाला पॉइंट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब होता है अभी जो भी एंटरप्रेन्योर है अगर आगे जाके कुछ लॉस होता है तो उस टाइम पे उसको पॉजिटिव रहना है, हमेशा उसको पॉजिटिव रहना है। आपने सुना रहेगा कि पॉजिटिव रहते तो अच्छा होता है आगे जाके, तो उसको है ना हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही सुननी है। तो अगर सपोज करो आगे जाके उसको लॉस होता है तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो आगे जाके उसको और आगे जाके प्रॉफिट होगा। अभी अगला पॉइंट है रिस्क बेरिंग कैपेबिलिटी। अभी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना वो हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क लिया रहता है। जैसे हमारे मुकेश अंबानी ही ले लो, उन्होंने स्टार्टिंग में रिस्क लिया, बहुत सारे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आप सोच नहीं सकते। तो मतलब रिस्क लेना ज़रूरी है, बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें रिस्क लेना ज़रूरी है। तो फिर अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर जो एम्प्लॉय है वो उसके खुद के ऊपर विश्वास है उसको, तो वो आगे जाके प्रॉफिट करेगा। जैसे मुकेश अंबानी को खुद के ऊपर विश्वास था कि आगे जाके इंटरनेट का ज़माना आएगा, तो उसका जो रिस्क था, मतलब उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो सच हुआ, इसके लिए वो आगे जाके बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। तो देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल है, जैसे कि मुकेश अंबानी, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर ले लो, उसका क्वालिटीज़ क्या होते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर के, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुकेश अंबानी, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि तू करके आप लोग कनेक्ट कर सको। इसके लिए और एग्जाम में मत लिखना कि मैंने बताया था जियो मुकेश अंबानी, ऐसा मत लिखना। हाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है वो फोकस रहना चाहिए अपने गोल के ऊपर, और जो भी काम करता है वो बिजनेस से रिलेटेड करना चाहिए। समझ में आया डिसिप्लिन मतलब। फिर आता है कॉन्फिडेंस। जो एंटरप्रेन्योर रहता है उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ठीक है, मेरे को भरोसा है खुद के ऊपर, उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 10 लोगों की राय ले रहा है, खुद का मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचार का आप बोल सकते हो। जैसे कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी बिजनेस में, हाँ मैं इधर ग्रोथ कर सकता हूँ, तो वो तुरंत ही उसको अडेप्ट कर लेगा, सिंपल बोले तो सेल्फ स्टार्टर। उसके बाद आता है सेल्फ स्टार्टर, मतलब वो किसी का वेट नहीं करेगा, किसी को परमिशन नहीं लेगा कि मैं स्टार्ट करूँ ना करूँ, ऐसा नहीं, खुद से स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, एंटरप्रेन्योर किसी की वेट क्यों करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो खुद से स्टार्ट कर देगा। अभी आता है कॉम्पिटिटिव। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटिव, उसका कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अभी कॉम्पिटिशन होना चाहिए ऐसा नहीं, उसके पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर अगर मार्केट में जाए तो उसको मालूम रहना चाहिए, हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में खुद का अपना क्या बोलते हैं पहचान बनाऊंगा, और जो उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेच पाऊंगा। अभी मैं अपना जियो का एग्जांपल देके बताता हूँ। इसका मतलब ये 5 पॉइंट बताया और है 5 पॉइंट, वो थोड़ा सा एग्जांपल मतलब इसके लिए कि आप कनेक्ट कर सको इसके लिए। अभी डिसिप्लिन, मुकेश अंबानी जो है वो डिसिप्लिन में रहते हैं, इसके लिए आज इतने बड़े मुकाम पे है उन लोग। कॉन्फिडेंस, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आगे जाके 4G का ज़माना, मतलब इंटरनेट का ज़माना आएगा, तो आज है, इसके लिए कॉन्फिडेंस थे उसके ऊपर, उनका खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो आज बड़े हैं। ओपन माइंड, वो खुले विचार, उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि आगे जाके इंटरनेट का ज़माना है, उन्होंने तुरंत अडैप्ट किया और खुद में इम्प्लीमेंट कर दिया। सेल्फ स्टार्ट, उन्होंने खुद से स्टार्ट किया, वो अलग बात है, उनका पिताजी का पहले से बिजनेस था और फिर उनको आगे जाके ग्रोथ किया, ऐसा वो अलग बात है, लेकिन खुद से उनको आइडिया आया, उसने खुद से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरा कुछ सोचा, किसी से पूछा, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें आइडिया आया तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कॉम्पिटिशन देखा, जैसे कि अलग अलग कंपनी देखी, जियो है, उन्होंने जियो खोला बराबर, उन्होंने देखा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट, मतलब कौन से अदर कंपनी से क्या क्या ऑफर कर रही है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनाया। सबसे पहले फ्री दे दिया, और अभी कम प्राइस में, अभी आपने देखा रहेगा, अभी ऑलमोस्ट अगर ऐसे अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 से 10 रुपये में 1 GB आता है पर डे, ऐसा बोल सकते हैं। 5-10 रुपये से भी कम में आता है जियो से लेके। तो वहाँ पहले क्या होता था 300-400 रुपये का 1 GB, मेरे को मालूम है, मैं हर महीने का कम से कम 1000 रुपये का सिर्फ इंटरनेट भराता था खाली। सक्सेसफुल तो नहीं, मैं सर्च वगैरह करता था, इसके लिए खाली 1000 रुपये का कम से कम इंटरनेट लगता था। कभी कभी लगता था, ऐसा हमेशा नहीं लगता था, लेकिन लगता था। और मैं तुरंत ही जैसे डाउनलोड कंप्लीट हुआ फिर इंटरनेट बंद कर दिया। आपको याद रहेगा अगर आपने यूज़ किया रहेगा पहले, तो ऐसा होता था। उन्होंने कंपटीशन देखा, हाँ ये कंपटीशन है, डेटा कोई नहीं दे रहा, सब लोग वॉइस के पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा डेटा का तो ज़माना आने वाला, तो उन्होंने डेटा का फ्री कर दिया, स्टार्टिंग में फ्री कर दिया, और फिर कम पैसे में देने लग गए। ऑब्वियसली बात है, कम पैसे में दिया इसके लिए, तो मैं ये इसके लिए दे रहा हूँ कि आप कनेक्ट कर सको।
तो अभी अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी। अभी जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो हमेशा क्रिएटिव माइंड रहना चाहिए कि उसके अंदर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, बिजनेस में क्या नया प्रोडक्ट ला सकता हूँ, क्या मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या नया कर सकता हूँ, मतलब क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, अगर कोई लॉस होता है उसके बिजनेस में या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मार्केट में कुछ लॉस होता है, वो देखते हैं कि यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो उसको वो लॉस को भी देखना चाहिए कि उधर अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब उसको ढूंढना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है मेरे को। यहाँ पे लॉस तो हो रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए उसके अंदर, लॉस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना। अगर उसने उठ कर लिया तो वो मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फिर आता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अभी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो वापस से कोई भी कस्टमर रहेगा वो वापस आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नेटवर्क कंपनी है या फिर कोई भी आप दुकान पे चले जाओ, वो अगर आपके साथ अच्छे से बात करता है, अच्छे से मतलब वेलकम वगैरह तो नहीं लेकिन अच्छे से बात करता है, बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसा हो, तो अगर आप बोलते हैं हाँ मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, वो बोलते हैं मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन मैं आपको कल मंगा के दूँगा, अच्छे से वो बात करते हैं, तो आप वापस से जाओगे, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। इसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा उसके माइंड में चलता रहता है कि मैं क्या आगे कर सकता हूँ बिजनेस में, क्या कर सकता हूँ। इवन तो वो वर्क प्लेस में नहीं है, घर पे बैठा है या कहीं पे भी घूम रहा है, तो उसके मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आना चाहिए, आते रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा मतलब दिमाग में चलते रहना चाहिए। पैशन, इसका मतलब ये होता है अभी जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो पैशनेट होना चाहिए उसके काम से रिलेटेड। तो क्या पैशनेट अगर रहेगा, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल खेलना अच्छा लगता है तो आप पैशनेट हो, सपोज एग्जांपल में दे रहा हूँ, ऐसा मतलब सीरियसली मत हो जाना कि मैंने बोला ऐसा नहीं, पैशनेट हो, आप मोबाइल खेलने के लिए शौकीन हो ऐसा, या गेम खेलने के लिए शौकीन हो, तो पैशनेट होना चाहिए ऐसा। लेकिन वर्क किससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कहीं मोबाइल से रिलेटेड बात करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, अगर वर्क में आपको पैशनेट है, आप कहीं पे जा रहे हो, अच्छा मतलब वो बोल रहे हैं कंप्यूटर पे सिर्फ टाइप करना है, जो भी करना है, अगर वो पैशनेट हो आप तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दोगे। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा पैशनेट होना चाहिए, वो बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर वो पैशनेट है तो बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे। वापस से भी एग्जांपल पे आते हैं, क्रिएटिविटी का एग्जांपल क्या देंगे, मुकेश अंबानी क्रिएटिव थे, इसके लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, उन्होंने ढूंढी और फिर आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फिर आता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी इसीलिए वो ग्रो की। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, मतलब इसका मतलब यही होता है कि उन्हें उनके दिमाग में हर समय चलता रहेगा कि मैं बिजनेस में क्या कर सकता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता हूँ, उनके दिमाग में चलता रहेगा, ऑब्वियसली बात है। पैशन, अभी पैशन में शायद से इसमें एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा, अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि पैशन में क्या एग्जांपल आ सकता है। अभी जैसे कि मिशन मंगल में आपने देखा रहेगा, आपने मूवी तो देखी ही रहेगी, उसमें उनको पैशनेट रहता है, जो विद्या बालन अक्षय कुमार है उनको पैशनेट रहता है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उस काम को। अभी वो एंटरप्रेन्योर का लिस्ट में आता है कि नहीं आता है वो मेरे को याद नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा काम देते, ज़्यादा समय देते हो काम, इसके लिए वो पैशनेट थे, इसके लिए वो एंटरप्रेन्योर थे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना ये, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप कनेक्ट कर सको। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है इनोवेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो हमेशा इनोवेटिव सोचना चाहिए, हमेशा या इनोवेटिव सोचे। तो मतलब एग्जांपल में दूँ तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास कोई प्रोडक्ट है, मतलब वो बेच रहा है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करके मार्केट में बेचना, जैसे कि पार्ले जी ने कुछ उसके अंदर चेंजेस किया और पार्ले जी गोल्ड निकाला। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पार्ले जी को पार्ले जी गोल्ड किया, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट में कुछ चेंज वगैरह किया रहेगा और मार्केट में उतारा, मतलब वही प्रोडक्ट में थोड़ा सा इनोवेशन लाया। या फिर हो सकता है उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, जैसे कि पार्ले जी उन लोग बेच रहे थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई अलग से प्रोडक्ट निकाला होगा, जैसे कि क्रैक जेक, उन्होंने स्टार्टिंग में सोच लिया था क्रैक जेक अलग से निकाला, पहले पार्ले जी निकाला, सपोज स्टार्टिंग में बहुत पहले पार्ले जी चलता था, ऑब्वियसली वो तो आपको मालूम रहेगा, तो उन्होंने कुछ इनोवेटिव सोचने के लिए क्रैक जेक भी निकाला। आपको मालूम नहीं रहेगा पार्ले की ही क्या बोलते हैं, क्रैक जेक जो बिस्किट है वो पार्ले ही बनाता है। तो इनोवेटिव वही सोचा कि मैंने पार्ले जी तो निकाल रहा हूँ, पार्ले जी तो बिक रहा है, तो मैं और नया क्या बेच सकता हूँ, तो उन्होंने क्रैक जेक निकाला। बहुत सारे तरह तरह के बिस्किट आते हैं, आप सर्च कर सकते हो। तो मतलब इनोवेशन मतलब यही होता है कि हमेशा कुछ नया सोचना। तो अभी आता है सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना वो डिसाइड करता है मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। जैसा कि मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लो, उन्होंने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि मेरे को डेटा देना है कम पैसे में, उन्होंने तय कर लिया, इसके लिए वो आज अचीव हो सका। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई गोल रखा है जो अचीवेबल नहीं है, वो अचीवेबल है, इसके लिए आज अचीव हुआ। और हो सकता है अगर बीच में कभी मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो उन्होंने जैसा कि प्राइस में जो भी डेटा का रहता है प्राइस वो कम ज़्यादा किया है। अभी भी इवन तो अभी जो पहले 1.5 या 2 GB मिलता था अभी 3 GB कर दिया, अभी लॉकडाउन है इसके लिए।
ऐसा मतलब उन्होंने ऑब्जेक्टिव देखा और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज किया, थोड़ा बहुत चेंज किया। तो अभी अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इन मार्केट। अभी जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो हमेशा सोचता रहता है कि मार्केट कैसे करूँ मेरे प्रोडक्ट को। तो जो मुकेश अंबानी थे, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुकेश अंबानी थे, उन्होंने सोचा कि मार्केटिंग कैसे करूँ मेरे प्रोडक्ट की, मेरा प्रोडक्ट नया है तो मार्केटिंग कैसे करूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्री दे देता हूँ, पहले सोचा 3 महीने फ्री दे देता हूँ, तो 3 महीना उन्होंने दे दिया। फिर देखा मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो और 3 महीने दिया, और उस 3 महीने में उन्होंने सर्वे किया कि किसको कितना डेटा लगता है। उन्होंने तो पहले सर्वे किया कि इतना डेटा यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान बनाए। और उन्होंने ये भी सर्वे किया कि कितने पैसे में उनको मिलना चाहिए, कितना GB डेटा कितने पैसे में मिलना चाहिए, उन्होंने ये भी सर्वे किया। तो उस सर्वे के हिसाब से उन्होंने आगे जाके उनका जो भी प्रोडक्ट है वो ऑफिशियली तरीके से पैसे में लॉन्च है, मतलब फ्री में नहीं, असली में। आपने देखा रहेगा मार्च के आसपास कुछ लॉन्च किया था उन्होंने, खुद के प्लान्स लॉन्च किए थे। तो उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनका पहले सर्वे वगैरह किया, उनका प्रोडक्ट तो निकाले उन लोगों ने, और उसके बारे में जो भी रिव्यूज़ आते उनको देखा, और फिर उसको जो भी जैसे कि नेटवर्क का इशू है तो उन्होंने उन लोगों को सॉल्व किया, मतलब जो जहाँ पे नेटवर्क का इशू है वहाँ जाके उसको सॉल्व किया। मतलब डेवलपमेंट एंड मार्केट में डेवलप किया। तो स्टार्टिंग में देखा जाएगा सब जगह जियो चल रहा है। इसके लिए चल रहा है क्योंकि जब भी उनका नेट फास्ट था, अभी भी कभी कभी आ जाता है फास्ट, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ऑब्वियसली ये जो वीडियो है वो भी मैं जियो के सिम से अपलोड करता हूँ, तो अभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी खाली रहता है। डेवलपमेंट करते हैं, मैं कॉल करता हूँ कि हाँ इधर नेट नहीं चला, उन लोग आते हैं, सॉल्व करके जाते हैं। अभी भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने डेवलपमेंट किया मार्केट में, स्टार्टिंग से डेवलपमेंट की अप्रोच रखी, और अभी बहुत बड़े मुकाम पे उन लोग आपने देखा रहेगा। तो डेवलपमेंट इन मार्केट का मतलब यही होता है कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट बेचते तो उसी टाइम पे बेचते, जहाँ पे उसी टाइम पे उन लोग सर्वे वगैरह करते कि कैसा लगा, क्या कमी है, क्या चेंजेस करनी चाहिए। उन्होंने सर्वे किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अभी अगला पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो हमेशा आईफोन वगैरह, मतलब महंगे फ़ोन या फिर एकदम अच्छे वाले फ़ोन वापरेगा। ऐसा नहीं कि डब्बे वाला फ़ोन वापरेगा, बटन वाले फ़ोन वापरेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा नए फ़ोन वापरेगा, मतलब नया टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा वो। या फिर फॉर एग्जांपल उसने न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया है, सब जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उनके बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर लिया। तो अगर उसको ग्रोथ करना है तो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि फ़ोन का एग्जांपल ले लो, अगर वो एंटरप्रेन्योर फ़ोन का बिज़नेस करता है तो देखना चाहिए उसको कि फ़ोन में क्या नया कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ब्रीजर लेस का ज़माना है, तो ब्रीजर लेस तो सब लोग कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर दूँ, या फिर पूरा का पूरा स्क्रीन दिखे, ऐसा कुछ कर दूँ। या फिर मतलब नया टेक्नोलॉजी लाना है, जैसे कि अभी सैमसंग ने क्या किया, फोल्डिंग फ़ोन ला लिया, आपने देखा रहेगा, फोल्डिंग फ़ोन ला लिया, तो नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, इसी को बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस। तो पहले तो हाइप रहेंगी, जैसे कि फोल्डिंग फ़ोन आ गया, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे ही वो परफेक्ट बन जाएगा और सब लोग, मतलब जितनी कंपनियाँ, सब लोग उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो और ज़्यादा इनोवेटिव होगा, और फिर सब लोग फोल्डिंग फ़ोन वापरेंगे। एक टाइम आएगा जो सब लोग के हाथ में फोल्डिंग फ़ोन होगा। तो अभी अगला पॉइंट है गुड रिलेशन। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको हमेशा सब लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखनी चाहिए। तो अच्छे रिलेशन रखेगा ना, तो इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उन लोग साथ में रहेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, अगर एंटरप्रेन्योर का इन्वेस्टर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो इन्वेस्टर जो है ना वापस आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन तो आ गई, उसको बोलेंगे इन्वेस्ट कर दे तो नहीं करेगा, लेकिन अगर अच्छा कम्युनिकेशन वगैरह सब अच्छा रिलेशन है तो वापस आके इन्वेस्ट करेगा। तो अभी अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, जिसका मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर को है ना हमेशा फंड्स को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं देखना चाहिए कि फंड्स मिल रहा है, ऐसा नहीं, जितना चाहिए फंड्स उतना ही लाना चाहिए कंपनी में। जब भी उसका मतलब अच्छे से यूज़ हो जाए, अगर प्रॉफिट होता है तो कोई वांधा नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाता है, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन सेल नहीं हो रहा प्रोडक्ट या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा देखना चाहिए कि आगे जाके और किसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। मतलब सिंपल बोले तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि कहाँ से हम लोग को इन्वेस्टर या फिर कहाँ से फंड्स मिल सकते हैं, बैंक से मिल सकते, लोन से मिल सकते, कहीं से भी, कहाँ से मिल सकते। और हमेशा ना सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। अगर अच्छा रिलेशन है, जैसे कि इन्वेस्टर, उसके साथ अच्छा रिलेशन है, हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टर कर ले तो 1 साल बाद वापस निकाल लेना, और 1 साल बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कंपनी के अंदर तो उसके साथ अच्छे रिलेशन रहेगा, तो उसको बोलेगा कि 1 महीना रुक जा, हम लोग 1 महीने बाद तेरा जो भी पैसे वो वापस दे देंगे, तो वो एग्री भी करेगा क्योंकि अच्छे रिलेशन है उसके साथ, इसके लिए। फिर अभी लास्ट पॉइंट आता है टेकिंग डिसीजन। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको बहुत तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अलग अलग तरीके के। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना,
उसको हमेशा सही डिसीजन लेना चाहिए। और सही डिसीजन लेगा कैसे? फॉर एग्जांपल उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेगा कैसे? वो एनालाइज करेगा कि क्या किसके थ्रू डिसीजन है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मैं हूँ, मेरे को डिसीजन लेना है कि कंपनी के फंड्स मैं कैसे रेस करूँगा। तो मैं पहले तो देखूँगा कैसे कैसे ऑप्शंस है मेरे में, और ऐसा देखूँगा कि किस में मेरे को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, या फिर किस में, अगर मैं सपोज़ करूँ बैंक से ले रहा हूँ तो कौन सी बैंक है जो मेरे को कम इंटरेस्ट में मेरे को लोन दे रही है। और ऐसा भी नहीं कि वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, हम लोग को थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो ज़्यादा टाइम के लिए। तो मतलब मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, तो एनालाइज़ करके देखूँगा कि कहाँ कहाँ पे डिसीजन मेरे को ले सकता हूँ। मैंने जैसे कि बताया बैंक का एग्जांपल, तो एनालाइज़ किया कि मैंने कहाँ कहाँ से मेरे को फंड्स मिल रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ, या फिर इन्वेस्टर से ले रहा हूँ तो कौन से इन्वेस्टर से मैं ले सकता हूँ, और कौन सा इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकता है। तो मतलब डिसीजन लेना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल लागू तो नहीं होता इधर पे, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब यही होता है कि टेकिंग डिसीजन, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको सही डिसीजन लेना आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जान लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कौन होता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ जान लिया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी बोल सकते हैं, एक प्रोसेस बोल सकते हैं, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर आके काम करता है इन ऑर्डर टू मेक मनी। उसको पैसे कमाने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, सिंपल बोले तो। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, जैसे कि कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब तो नहीं बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस एक्टिविटी है जैसे कि मैंने बताया, तो उसको डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला है इनोवेशन। अभी एंटरप्रेन्योर में हम लोग ने देखा था, जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटर रहता है। तो वो इनोवेटिव आइडिया कहाँ लगाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप में लगाएगा। तो जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना, वो वहाँ पे इनोवेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसा कि पहले एग्जांपल बताया कि जो पार्ले जी को इनोवेटिव थिंक करना था, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में नया प्रोडक्ट लाना था, तो उन्होंने क्या किया, पार्ले जी गोल्ड निकाल दिया। मतलब कि सेम प्रोडक्ट है, सेम, अपने अगर टेस्ट करेगा तो ठीक है, सेम प्रोडक्ट है पार्ले जी गोल्ड, लेकिन कुछ माइनर से चेंज है, मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा उतना चेंज है, लेकिन चेंज है, मैंने ऑब्जर्व किया है। आप कर सकते हो ऑब्जर्व, अगर नहीं किया तो। मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, लेकिन दोनों एक ही जैसा टेस्ट जैसा लगता है। तो इनोवेशन करने के लिए पार्ले जी कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट लाया। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पार्ले का बताया, अभी मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। स्टार्टिंग में कैसे फ़ोन आते थे आपने देखा, बटन वाले। तो इनोवेटिव किसी ने लाया, जैसे कि आईफोन ने लाया इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव सोचा कुछ। तो इनोवेशन सोचने के बाद उनको टच स्क्रीन का आइडिया है, टच स्क्रीन फ़ोन का आइडिया है, तो आज चल रहा है। तो मतलब इनोवेशन मतलब यही होता है। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बेचता है, तो जीएसटी वगैरह लगता है, इसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा, उसके खुद के हिसाब से नहीं बनाएगा। जैसे कि अभी आपको ये वीडियोस देखनी है, तो मैं आपके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को कैसे समझ में आएगा, मैं मेरे हिसाब से नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों के हिसाब से बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो पेन बेचती है, उनके कस्टमर को चाहिए कि पेन बॉल पेन हो, तो उन लोग, जो कंपनी है वो बॉल पेन ही बनाएगी, जेल पेन क्यों बनाएगी? क्योंकि जेल पेन तो बिकेगी नहीं अगर बेचेगी तो भी। तो मतलब जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो पेन कंपनी के साथ मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को बॉल पॉइंट पेन चाहिए, तो मैं बॉल पॉइंट पेन ही खरीदूँगा। जेल पेन बनाती है तो कोई और ख़रीदेगा, लेकिन मेरे को तो बॉल पॉइंट पेन चाहिए ना, तो मैं बॉल पेन ही खरीदूँगा। तो अगर ज़्यादा सेल्स बॉल पेन की रही तो वो बॉल पेन पे ही शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो कस्टमर के हिसाब से सोचता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो अभी अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अभी ये तो आपको मालूम रहता है, कंपनी की जो बिल्डिंग रहती है, हेड ऑफिस रहता है, वो सिंपल बोले तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है, जैसे कि मटेरियल, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबको है ना इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक साथ यूज़ किया जाता है। प्लेस यूटिलिटी बोल सकता है, या फिर टाइम यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग रहती है, जैसे कि हेड क्वार्टर्स वगैरह, वहाँ पे ये सारा का सारा काम होता है। न्यू प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सब कुछ उधर ही होता है स्टार्टिंग में। मतलब अगर एक्सपांड करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ही बिल्डिंग रहती है स्टार्टिंग में, और फिर वो एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि मैंने कहा, जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल,
मैंने जैसे कि बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करता है एंटरप्रेन्योर। तो ये जो काम है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के अंदर होता है। मतलब अभी ऐसा मत बोलना कि ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के अंदर कैसे, लैंड कहाँ हुई, तो जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग खड़ी है तो वहाँ वो लैंड ही है ना। तो मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों चीज़ को कंबाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर, एक रूफ के नीचे बोल सकते हो। तो अभी अगला पॉइंट है क्रिएटिव एक्टिविटी। अभी जैसा कि मैंने बताया, जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्रिएटिव माइंडेड रहना चाहिए, इनोवेटर्स होना चाहिए उसको। तो वो इनोवेशन कहाँ लगाएगा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करेगा फिर उसका इनोवेटिव आइडिया, जैसे कि अभी कोई आइडिया आया उसको कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो अभी ऐसा नहीं है कि सब आइडिया वो एजमाए, मतलब सब आइडिया को अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। जो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये हो सकता है, तो वही अप्लाई करेगा, सब चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा। अभी जैसे कि पार्ले जी ने किया, गोल्ड वाला उनको फार्मूला अच्छा लगा, इसके लिए उन्होंने गोल्ड इंट्रोड्यूस किया। अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं करते, मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहना चाहिए, इनोवेटिव थिंक करते रहना चाहिए। तो क्या अगर क्रिएटिव जैसा कि फ़ोन का ही देख लो, उन्होंने अभी ऐसा है कि फोल्डेबल फ़ोन आ रहे थे कुछ टाइम तक, लेकिन ज़्यादा लोग खरीदे नहीं, लेकिन आगे जाके फोल्डेबल फ़ोन का ज़माना है, आपको तो मालूम रहेगा। तो इसका मतलब एक कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया लगाना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे ब्रीजरलेस, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ब्रीजरलेस फ़ोन अभी आता भी है तो बहुत महंगा आएगा, सिंपल। तो लेकिन फोल्डिंग फ़ोन उसका बोल सकते हैं, एक तरीके से फोल्डिंग फ़ोन हो सकता है, जगह ले सकता है, लेकिन एकदम पूरा ब्रीजरलेस फ़ोन बाद में फ्यूचर में आ सकते हैं। मतलब ब्रीजरलेस फ़ोन कैसे बनाए, ये कंपनी ट्राई कर रही है, लेकिन अब तक सक्सेस हुई नहीं है। मतलब क्रिएटिव आइडिया, सिंपल बोले तो क्रिएटिव आइडिया एंटरप्रेन्योर को लगाना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में। हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। अभी कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो उसके पास मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। उसका खाली मेन मोटिव ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मैनेज वगैरह करने आना चाहिए। उसका अच्छा लीडरशिप, मतलब सब एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चले, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ अच्छे से करे, सबको देखना पड़ता है। खाली ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊँ, ऐसा नहीं देखना चाहिए उसको। सब कुछ मतलब सेकेंडरी थिंग्स भी कंसिडर करना चाहिए। सेकेंडरी नहीं, ऐसे तो मेन मोटिव प्रॉफिट रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे ऐसा होता था प्रॉफिट करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा है कि पहले क्वालिटी देखा जाता है। अगर क्वालिटी अच्छा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको मैनेजर स्किल्स होनी चाहिए और इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। अगर अच्छा लीडरशिप है तो उसका कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो अभी अगला पॉइंट है स्किलफुल मैनेजमेंट। अभी हम लोग ने देखा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना है। तो स्किलफुल मैनेजमेंट क्या होता है कि अच्छे से मैनेजमेंट करना। जो भी मैनेजमेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर है, उसके नीचे मैनेजर कोई ना कोई रखा रहेगा। तो जो भी मैनेजर को अपॉइंट करता है उसको देखना चाहिए कि उसको स्किल है कि नहीं है, वो मैनेजर बनने के लायक है कि नहीं है। तो मतलब उसको देख के फिर उसको सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आके रख दिया, ऐसा नहीं। या फिर अगर खुद भी वो एंटरप्रेन्योर है, वो खुद भी मैनेज करता है, स्टार्टिंग के खुद भी मैनेज करता है, तो उसको उसके अंदर ऐसे डेवलप करना चाहिए स्किल्स जो मैनेजर के कैपेबिलिटी, मतलब मैनेज करने को आना चाहिए उसको, सिंपल बोले तो। तो अभी अगला पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको रिस्क लेना ही पड़ता है, आपको भी मालूम रहेगा। चाहे वो प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर रिस्क नहीं लेगा तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब उसको रिस्क लेने आना चाहिए। अभी अगर उसने रिस्क लिया तो हो सकता है आगे जाके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करे, ऐसा। अभी रिस्क कैसा लेना चाहिए, जैसे कि जो हम लोग को ऐसा लगे हाँ ये हो सकता है, ये रिस्क लेने से मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा रिस्क लेना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो देखो, अगर एक सपोज करो एक प्रोडक्शन मतलब एंटरप्रेन्योर है, वो लाता है 1 करोड़ प्रोडक्ट बेचने के लिए, एकदम स्टार्टिंग में 1 करोड़ प्रोडक्ट लाता है, और ऐसा प्रोडक्ट लाता है जो बिकता ही नहीं है। तो 1 करोड़ प्रोडक्ट लाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई दूसरा, उसके जगह एक दूसरा एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 1000 प्रोडक्ट ला रहा है और उसको मालूम नहीं कि मार्केट में कैसा चल रहा है। पहले वाले को उसको मालूम है कि इसका क्वालिटी मतलब क्या बोलते हैं, सस्ते में मिल रहा है, उसके लिए उसने 1 करोड़ प्रोडक्ट खरीद लिए। लेकिन जो दूसरा वाला है उसने हज़ार खरीदे, लेकिन उसने ऐसा देखा कि वो बिकेगा कि नहीं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं मार्केट में जाऊँगा तो मैं रिस्क कैसा लूँगा जो मेरे को ऐसा लगे हाँ ये रिस्क मेरे को सॉल्व मतलब प्रॉफिट ला सकता है। तो मैं ऐसा प्रोडक्ट खरीदूँगा जिसमें मेरे को प्रॉफिट कम हो, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा बिकता हो। फॉर एग्जांपल मैं हो सकता है मैगी ले लूँ, मैगी बेचना चालू कर दूँ। मैगी सब लोग खरीदते हैं, तो मैगी सब लोग खरीदते हैं, इसके लिए मैं खरीदूँगा, भले मेरे को प्रॉफिट कम मिलता हो। मैं ऐसा नहीं देखूँगा कि दूसरा कोई सेकेंड हैंड, मतलब जो भी दूसरी कंपनीज आती है, मैगी सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कंपनी आती है। ऐसा नहीं देखूँगा कि ये वाली कंपनी मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तो मैं इसका सामान बेचूँ, ऐसा नहीं। जो ज़्यादा बिकता है वो लूँगा। तो मैं रिस्क ऐसा लूँगा कि जिसमें मेरे को प्रॉफिट आने के ज़्यादा चांसेस हो। तो भी अगला पॉइंट है गैप फिलिंग फंक्शन। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसका सबसे
अच्छा मतलब बेहतर काम होता है, सिग्निफिकेंट काम होता है गैप फिलिंग करने का। अभी गैप फिलिंग होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई एक जॉब है जो खाली है तो उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉयज़ को रखना, इसको भी गैप फिलिंग बोलते हैं। और अभी जैसे कि हम लोग ने प्रॉफिट रखा है, सपोज़ करो हम लोग ने रखा है, एम रखा है कि इस बार हम लोग को 20,000 का प्रॉफिट करना है, तो 20,000 की जगह 17,000 या 18,000 हुआ, तो 2,000-3,000 का गैप क्यों आ रहा है, तो वो गैप को फिल करना, तो उसको बोलते हैं गैप फिलिंग फंक्शन। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये गैप फिल करना आना चाहिए। तो अभी अगला है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसके अंदर दो है, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो अभी सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेनिंग। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना वो बॉर्न मेड नहीं रहते। अभी अगर आप पैदा हुए तो आप पैदा होते ही बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ती है। अभी वो स्किल्स डेवलपमेंट कोई कोई जगह पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि अभी मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मेरे इधर थोड़ी बहुत स्किल्स आ जाएगी। जैसे कि अगर उन लोग वो बिज़नेस चलाते हैं तो वो कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है। ऐसा जो पापा रहते हैं ना उसके बेटे के अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत स्किल्स आ जाते हैं देख देख के। अभी सपोज़ करो कि आप ऐसे किसी के इधर पैदा होते कि जो जॉब करता है तो आपके इधर हार्डली शायद आ जाए, मतलब उन लोग बात इंग्लिश में करते रहेंगे तो इंग्लिश का क्वालिटी आ जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप देखोगे तो उधर इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उन लोग का ग्रामर इतना स्ट्रांग है कि उनको ग्रामर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और अपने इधर ग्रामर बहुत वीक रहता है, इंग्लिश का ग्रामर बहुत वीक रहता है। अभी हम लोग पूरा दिन हिंदी में बात करें, आप ये वीडियो भी हिंदी में ही देख रहे हैं तो क्या आपको हिंदी में समझ में आती है इसके लिए। और अमेरिका में ऐसा है कि उन लोग को इंग्लिश समझ में आती है। अगर मैं उनको हिंदी के वीडियोज़ दिखवाना तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी और फिर वो देख सकते हैं। ऐसा अब मैं वो उन लोग की बात नहीं कर रहा जो इंडिया से गए उधर और उधर ही जाके इंग्लिश सीखा, ऐसा कुछ नहीं। उधर ही जन्म हुआ है तो उन लोग को क्या इंग्लिश का जो भी है नॉलेज वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो वैसा ही इसमें भी है। तो देखो अभी अगर वो बॉर्न मेड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो भी बच्चा या जो भी है, सपोज करो मैं बॉर्न मेड नहीं हूँ, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ भी क्वालिटीज़ नहीं है, तो मेरे को वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो डेवलप करने के लिए मेरे को थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह देखने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हमारा देखो यहाँ पे सेकंड पर लिखा हुआ है, तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे जाके मेरे को देखना पड़ेगा कि लोग कैसे बात करते हैं, उनको देख देख के मैं सीखूँगा। ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही रात में मैं एंटरप्रेन्योरशिप बन गया, ऐसा नहीं, सॉरी एंटरप्रेन्योर बन गया एक रात में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रेनिंग देना पड़ता है, मेरे को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप किसी के साथ कैसे भी बात कर रहे हो, तू वगैरह कुछ भी बोलते रहते हो, आपके दोस्त वगैरह अलग है, लेकिन जो भी मिलता है उसके साथ बदतमीज़ी से बात करते हो, कैसे भी बात करते हो, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़े बहुत ट्रेनिंग सेशन होते हैं कि आप कैसे बात करते हो। उनको वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलपमेंट करनी चाहिए। कोई ऐसा आए तो उसके साथ कैसे अच्छे से बात किया जाता है, अगर कोई गुस्से में आए तो भी उसके साथ अच्छे से बात करो। जैसे कि आपने कॉल सेंटर में देखा रहेगा कि उनको सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है कि वो कुछ भी बोले सामने वाला तो भी उन लोग शांति से ही बात करते हैं। आपने गौर किया रहेगा अगर आपने फ़ोन किया कभी तो उनको कैसे भी बात करो, गुस्से में बात करो, नॉर्मली बात करो, कैसे भी बात करो, उन लोग नॉर्मली बात करेंगे कि हाँ सर ऐसा है वैसा है वैसा। देखना कभी भी आप ट्राई करना। तो उन लोग का यही मेन मोटिव रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो ट्रेनिंग रहता है ना उसमें यही सब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करे, किसी के साथ बात कैसे करे, मतलब जो भी हम लोग ने क्वालिटीज़ देखी वो सब कैसे हम लोग के अंदर लाए। कोई क्वालिटीज़ रहती है जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल ही देख लो। अभी मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, इसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सपोज़ करो मैं इसके लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं रहती तो मैं क्यों पढ़ाता। अगर आप वीडियो देखने आ रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ इसके लिए, तो मतलब यही। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखो ट्रेनिंग देख लिया कि उधर उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर बॉर्न मेड नहीं है, बॉर्न मेड है तो भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है उसका बेटे को एंटरप्रेन्योर ही करने के, तो वो उसके पापा से सीखेगा क्या कैसे करते, कैलकुलेशन कैसे करते, थोड़ा बहुत वो सीखेगा। और उसको ऐसा बड़ी कंपनी अगर स्टार्ट करना है और उनके पापा का थोड़ा छोटा सा बिजनेस है, कोई भी छोटा सा, तो बड़ा करना है कुछ, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। उनको उधर जाना पड़ेगा, तो उधर सिखाया जाता है कि ऐसा बड़ी कंपनी कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट प्रोसीजर रहते हैं, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, बहुत कुछ रहता है। मतलब अगर बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है तो गवर्नमेंट से के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो ही जाके आप बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जियो, तो उनको पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पता रहना चाहिए। अभी जियो पहले से उनके पापा का बिजनेस है, सेम टू सेम उन्होंने कैरी कर लिया, ऐसा नहीं। अगर नया बिजनेस चालू करना है तो आपको मालूम रहना चाहिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो पहले से बिजनेस है उन्होंने सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है,
जो पहले से बिजनेस है। लेकिन अपने को नया स्टार्ट करना है, तो जैसे कि अपने को कोई नई जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो ऐसा है कि उधर हम लोग को थोड़ा बहुत स्किल्स रहनी चाहिए, तो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग देख लेते हैं रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। तो सबसे पहला वाला है स्टार्टअप इंडिया, जो कि आपको मालूम रहेगा, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में स्टार्ट किया था, जो आपको मालूम रहेगा। और उसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया भी स्टार्ट किया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स के लिए स्टार्ट किया था, अगर आपको याद रहेगा तो। और एग्रो टूरिज़्म मतलब कि जो फार्मर्स से विलेजर्स के लिए रहता है, या रूरल टूरिज़्म भी बोल सकते हैं आप, उन लोग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि मैंने कहा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था 2016 में। इतना तो आपको मालूम रहेगा क्यों लॉन्च किया था, नया एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये भी आपको मालूम रहेगा अगर आपने स्पीच सुनी रहेंगी, तो नहीं सुनी तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो। तो उन लोग अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा कि नए नए जॉब, सपोज़ करो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अगर नया एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, अगर थोड़ा मीडियम पे या फिर लो स्केल पे भी मैं चालू करता हूँ, तो मेरे को वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ अपने कंट्री के अंदर। तो इसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट करेगी और उसके साथ साथ उनको फंड्स भी प्रोवाइड करती है। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंटरप्रेन्योर, मेरे को फंड्स मिला है, तो मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1% के आसपास, मतलब मालूम नहीं मेरे को इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, मेरे ख्याल से नहीं देना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट शायद देना पड़ता है। अगर मैं बैंक से लेता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इनको इसीलिए प्रमोट करती है क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने कंट्री के बैकबोन है। तो जैसे अपना कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले अपने को है ना एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब पढ़ा, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या तो क्यों करके वो जब भी वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा तो वो मैनेजर वगैरह रखेगा, तो फिर उसके ऊपर वो सब रूल्स फॉलो होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो सब उसके बाद फॉलो होगे ना। तो ये मतलब स्टार्टअप इंडिया का मेन फोकस यही था कि वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोलते हैं, प्रमोट करें। तो देखो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी रहती है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप टेक ग्रुप में भी पढ़ सकते हो, मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी रहती है। जैसे कि जो कंपनी है जो कंपनी 10 साल से पूरी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, पूरी बोल रहा हूँ। इसका मतलब अभी आप 1 महीने पहले रजिस्टर वगैरह करो, अभी आपका नया बिजनेस है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना जो बिज़नेस है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट मतलब आपको मालूम है रजिस्टर करना पड़ेगा ROC के अंदर, तो सबसे पहले वो करना पड़ेगा, फिर जाके आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपको रजिस्टर कर सकते हो। तो पहले आपको इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होना चाहिए, जैसे कि अभी 1 महीना भी होगा चलेगा, कोई वांदा नहीं है, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होना चाहिए, फिर जाके आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर आ सकते हो। तो इसके लिए 3 लोग आ सकते हैं, मतलब 3 तरीके की कंपनी आ सकते हो। सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि आपको मालूम रहेगा, हम लोग ने लास्ट ईयर एसपी में पढ़े थे। और फिर आता है प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी आते हैं, वो कोई बात नहीं ऊपर नीचे होता है। तो प्राइवेट कंपनी इसका स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट ले सकती है। और एक है पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, जैसे कि अपने महाराष्ट्र के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म जो है रजिस्टर करना पड़ता है, वैसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप इसके अंदर एनरोल कर सकती है या रजिस्टर कर सकती है। तो इसका मतलब एलिजिबिलिटी और भी बहुत सारी है और इसके बेनिफिट्स भी है, जैसे कि अभी मैंने एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत बता दिया, और भी बहुत है। अगर आपको देखना है तो आप वीडियोस में देख सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़े, आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से जो एलिजिबिलिटी, मेन एलिजिबिलिटी है वो ये है, लेकिन और भी बहुत सारी है। अगर सपोज़ करो कोई माइनर है तो वो माइनर कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप वो देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी शायद दिया हुआ है, या फिर आप वीडियोज़ के थ्रू भी देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे है। तो स्टार्टअप इंडिया फोकस किस पे करते हैं, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। इसका मतलब है जो भी रजिस्टर का प्रोसेस है स्टार्टअप इंडिया के अंदर वो एकदम सिंपल रखा हुआ है। और हैंड होल्डिंग मतलब कि अगर सपोज करो स्टार्टअप इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, उनको वाइंड अप करना है, तो उसमें भी वो हेल्प करती है, तो क्या वो वाइंड अप जल्दी जल्दी कर सके। तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, जो कि फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। तो जो गवर्नमेंट है ना, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उनको इनडायरेक्टली फंडिंग सपोर्ट करती है, कि फंडिंग्स प्रोवाइड करती है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट गवर्नमेंट आके पैसे नहीं डालेगी, इनडायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट करेगी। और फिर इंसेंटिव मतलब उनको जो टैक्स में ना कुछ छूट मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि उसके अंदर भी कुछ क्या बोलते हैं कंडीशन है, टैक्स एग्जम्पशन चाहिए हम लोग को। तो टैक्स एग्जम्पशन में हम लोग को कंडीशन ये है कि हम जो हमारी जो कंपनी है वो
अप्रैल के बाद, मतलब 2016 अप्रैल के बाद इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। अगर अप्रैल से पहले, मतलब 2016 अप्रैल के पहले मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर हो चुकी है, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरी कंपनी 2016 अप्रैल के बाद बनी है, मतलब रजिस्टर हुई है, तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि मेरे को अगर फंडिंग सपोर्ट चाहिए तो मेरे को गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगी फंडिंग में, और इंसेंटिव मतलब कि मेरे को है ना क्या बोलते हैं कैपिटल में बोल रहा हूँ, टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। तो अभी थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री एकेडमी में पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन। इसका मतलब होता है कि जो ये इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया है, ये है ना इनक्यूबेशन सेंटर रहते हैं, मतलब सेंटर रहते हैं इनक्यूबेशन, उधर कुछ ना कुछ फेस्ट वगैरह अरेंज करती है, उनको ट्रेनिंग दे, मतलब स्टार्टअप जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि क्या कैसे करना है, कैसे हम लोग को रजिस्टर करना है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, कैसे ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या ऑफलाइन प्रोसेस है, ये सब हम लोग को बताते हैं उधर पे कि किस तरीके से मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स को भी उन लोग नॉलेज देते हैं, जैसे कि आपको ये बुक के थ्रू नॉलेज दे रहे स्टार्टअप इंडिया क्या है, कैसे है, मतलब वगैरह वगैरह स्टार्टअप इंडिया के बारे में बता रहे, स्टैंड अप इंडिया के बारे में बता रहे। तो मतलब उन सब लोगों को क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे, क्या है कैसे करते हैं वो सब वगैरह वगैरह। इसकी एक और एक रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको पहले बताया नहीं, जो कि 100 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर। जो भी कंपनी है उसका कोई भी साल में 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरी कंपनी 3 साल पुरानी है, तो मेरे 3 साल पुरानी में 3 साल जो भी है 2016, 17, 18 या जो भी बोल सकते हो, जो भी पिछले 3 साल है उसमें कभी भी 100 करोड़ का जो टर्नओवर है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि मेरी जो कंपनी है वो स्प्लिट होकर नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे कि ओप्पो को स्प्लिट करके रियलमी बना, OnePlus बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आप कोई भी कंपनी बोल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो Xiaomi है, उसके स्प्लिट होकर बन गया पोको, और फिर बहुत सारे हैं, तो वैसे स्प्लिट होकर नहीं बननी चाहिए। मेरी जो कंपनी है वो न्यू होनी चाहिए, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, या फिर जो इनोवेशन नहीं होता है, मतलब मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, रिसेंट बोल रहा हूँ प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो मैं एक साल में बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकता हूँ, मेरा जो बिज़नेस है उसको, तो भी मैं एलिजिबल हूँ स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करने के लिए। और भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी में अगर मेरे को बीच में याद आता है तो मैं बोलता हूँ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आप बेनिफिट भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है 10 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है ना 10,000 करोड़ उनके स्टार्टअप में लगेगी इन द सेंस, मतलब 4 साल कुछ रहता है 2016 से 2020 के, मतलब वो भी ख़त्म होने आएगा, तो 10,000 करोड़ का फंड उन्होंने अरेंज करके दिया तो क्या वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके। और हाँ, मैं एक पॉइंट कवर करना भूल गया था उसके रिक्वायरमेंट में, कि जो कंपनी है उसका टर्नओवर कोई भी साल में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर। तो यही कुछ था टर्नओवर। तो जैसा कि मैंने बताया 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल, इसका मतलब यही होता है। और फिर एक और एक बोल सकते हैं बेनिफिट, जो कि है मेरे को जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको 80% मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। 80% मैंने स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में देखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है 80% का मेरे को डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर हूँ और मेरे को पेटेंट रजिस्टर करना है तो। और भी बहुत सारे, अभी मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ और एक बेनिफिट बताता हूँ। तो जो मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन होता है, जैसे कि कभी भी कोई भी आता है हम लोग के कंपनी को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए उसमें मेरे को 3 साल की छूट मिली। लेकिन उस पर कंडीशन ये है कि मेरे कंपनी में कोई क्या बोलते हैं गैर कानूनी चीज़ नहीं होनी चाहिए, या कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, तो ऐसी कुछ कंडीशन है। तो क्या 3 साल तक उन लोग इंस्पेक्ट करने नहीं आएंगे। जो कंपनी में है ना, कभी भी उन लोग इंस्पेक्ट करने आते हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन भी आ सकते हैं, हर महीने भी आ सकते हैं, हर साल में भी एक बार आ सकते हैं, कुछ पक्का नहीं रहता, कभी भी आ जाते हैं। और एक बेनिफिट बोल सकते हैं आप उसको कि कैपिटल पे जो टैक्स लगता है उसको मेरे को छूट मिलेगी। मतलब कि मेरे को है ना कैपिटल के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, इतना रखना हमेशा के लिए नहीं। और एक आप बेनिफिट बोल सकते हो कि मेरे को है ना 3 साल के लिए टैक्स में छूट मिलेगी। कैपिटल टैक्स अलग होता है और ये नॉर्मल टैक्स अलग होता है, तो इसमें भी मेरे को 3 साल का छूट मिलेगा। और भी बहुत सारे अभी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इतना बढ़ता नहीं बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, पूरा का पूरा वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मेन चीज़ यही है कि स्टार्टअप इंडिया फोकस इसी पे करता है कि एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करके वो नया बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है जो लॉस में जा रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर आए, उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो बताए, जो भी बिजनेस मॉडल है वो बताए, और उसके थ्रू उन लोग क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करना सीखे नहीं, मतलब डेवलपमेंट करें। अभी सपोज़ आप ही सोच लो, आपको आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान है, तो आपको सपोज़ करो ऐसा प्लान है जो कि मेरे को बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करना है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके बिजनेस मॉडल में दम होना चाहिए, बहुत सारा कुछ है।
तो यही कुछ बेनिफिट वगैरह थे। अब अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, आपको वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, गूगल करो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया का मकसद तो मैंने आपको बता दिया। स्टार्टअप इंडिया के अंदर कौन कौन लोग आ सकते हैं, और भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि मेरा 100 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए, या 10 ईयर से कम का इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, मतलब 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे रजिस्टर होने को, और भी बहुत सारे हैं। तो इतना ही नहीं है, तो आप थोड़ा सर्च कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे। मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितना है उतना बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े स्टार्टअप इंडिया है क्या। तो अभी हम लोग को ये पढ़ाते क्यों है स्टार्टअप इंडिया के बारे में, स्टैंड अप इंडिया भी आगे आएगा, तो पढ़ा क्यों रहे कि हमको मालूम पड़े ऐसी ऐसी स्कीम है, अगर सपोज़ आगे जाके हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया का आपको मालूम है जो क्या है उसके अंदर, वो सब अगर आपको मालूम है तो आप आगे जाके उसका बेनिफिट ले सकते हो, इसके लिए आपको बता रही है सब। अभी तक हम लोग ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो अभी हम लोग देखेंगे स्टैंड अप इंडिया के बारे में। तो देखो, स्टैंड अप इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी स्टार्टअप इंडिया ऐसा है कि आपको कंपनी होनी चाहिए, मतलब आपको कंपनी का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और स्टैंड अप इंडिया ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जॉब के निर्देश से या फिर जॉब के पर्पज़ से आपने काम किया था, मतलब स्टडी वगैरह किया था, और अभी आप क्या बोलते हैं, अभी आप जॉब छोड़ के, मतलब जॉब नहीं करना चाहते, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, मतलब बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो उसके लिए स्टैंड अप इंडिया है। तो स्टैंड अप इंडिया के अंदर है ना, SC/ST कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एकदम मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, SC/ST कैंडिडेट, SC/ST मतलब स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, और वुमेन एम्पावरमेंट। अभी के लिए ये दो लोग हैं, मतलब दो लोग को क्या बोलते हैं, लोन मिल सकते हैं उनका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि क्या करना है हम लोग को वगैरह वगैरह, मतलब उनको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम लोग को ये बिज़नेस करना है, हम लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जब भी मतलब बिज़नेस मॉडल है उनको समझ में आना चाहिए। तो बैंक के पास जाइए तो बैंक वालों को समझ में आना चाहिए कि मेरा बिज़नेस मॉडल ये है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SC/ST कैंडिडेट और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योर और अबाव 18 ईयर्स, मतलब अगर SC/ST कैंडिडेट है तो भी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब दो जन खड़े हो सकते हैं, सिंपल बोले तो SC/ST कैंडिडेट और वुमेन वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये दो लोग खड़े हो सकते हैं। तो लोन्स की क्या बोलते हैं, लोन इन लोग को अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर सपोज कर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में 50% शेयर होल्डिंग रहना चाहिए SC/ST कैंडिडेट का या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर कंपनी है, मतलब नॉन कन्वेंशनल बेस पे कंपनी वगैरह स्टार्ट करनी है तो इसके लिए, और अगर नॉर्मल भी स्टार्ट करना है, अगर 1% कंपनी पे स्टार्ट करना है, 1% तो नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पे स्टार्ट करना है, या जो भी इसके तौर पे SC/ST कैंडिडेट के तौर पे स्टार्ट करना है, तो आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इसके स्टार्टअप इंडिया के अंदर आ सकते हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ लोन। तो इसमें है ना कितना लोन मिल सकता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़। यहाँ पे 1 लाख गलत लिखा हुआ है, 1 करोड़ लाख गलत लिखा हुआ है, तो ये लाख आप कैंसिल कर देना बुक से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नेचर ऑफ लोन, मतलब कि इनको है ना 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन मिल सकता है। अभी वो डिपेंड करता है उसके बिजनेस मॉडल पे और कितना उनको चाहिए। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, टर्म लोन में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पस ऑफ लोन, जैसे कि हम लोग को मालूम ही है, पर्पस की नया एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस या ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट करने के लिए। साइज़ ऑफ लोन, तो देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोग अगर बाहर से कोई लोन ले रहे, अभी हम लोग स्टैंड अप इंडिया के थ्रू तो लोन ले रहे, और अगर बाहर से ले रहे, स्टैंड अप इंडिया के अंदर से मतलब स्टैंड अप इंडिया के अंदर से लोन तो ले रहे, लेकिन अगर बाहर से ले तो बाहर से जो ले रहे वो 25% से ज़्यादा नहीं होना, अगर हो गया तो हम लोग को लोन नहीं मिलेगा बाहर से जो लोन ले रहे हैं वो, और 75% इंटरनल होगा तो चलेगा। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ देख सकते हो, बेस रेट प्लस 3% प्लस 10 ईयर प्रीमियम। तो अगर आपको ये नहीं मालूम क्या होता है बेस रेट, मतलब जो अपना जो क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल है उससे रिलेटेड क्या परसेंटेज निकलता है वो, और 10 ईयर प्रीमियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। और 3% मतलब कि ये तीनों को मिला के हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो सिक्योरिटी क्या देना पड़ेगा, तो ये है ना CGFSIL के थ्रू हम लोग को लोन मिलता है।
इसका मतलब होता है कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड एंड स्कीम। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को लोन इस तौर पे मिलता है कि हम लोग उनको गारंटी देते हैं, हाँ हम लोग क्या बोलते हैं आपका लोन दे देगा वापस। तो रीपेमेंट का टाइम कितना होता है 7 ईयर्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर एक्सटेंड होता है तो 18 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो ये कैश है वो वर्किंग कैपिटल के थ्रू, मतलब वर्किंग कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ का लेते हैं तो हम लोग को है ना वर्किंग कैपिटल में 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर 10 लाख तक यूज़ करना है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम लोग को रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को कैश क्रेडिट लिमिट से क्या बोलते हैं सैंक्शन होना, मतलब साइन लेना पड़ेगा सिंपल बोले तो मार्जिन मनी मतलब कि हम लोग का जो 25% है मार्जिन, जो भी प्रॉफिट वगैरह आता है, तो हम लोग को वो सेंट्रल स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिंपल बोले तो बस इतना ही था स्टैंड अप इंडिया के अंदर एलिजिबिलिटी यही थी कि SC/ST कैंडिडेट के लिए, मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन लोग के लिए, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। और बैंक का ये रूल है कि हर एक ब्रांच या फिर बोल सकते हैं हर एक बैंक एक SC/ST कैंडिडेट लाएगा और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को हर साल ये करेगा, स्टैंड अप इंडिया के अंदर लेगा सिंपल बोले तो। बैंक का ऐसा रूल है, मतलब ये स्कीम का ऐसा रूल है। तो बस ये इतना ही था। अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एग्रो टूरिज़्म। तो जो एग्रो टूरिज़्म है ना, वो एक न्यू अप्रोच टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो फार्मर है उनको आइडिया रहना चाहिए कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे होते हैं, बिजनेस कैसे चलते हैं बेसिकली। तो उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मैं कितना प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये क्या कहते हैं देखो, इन एन इंक्रीजिंगली मैकेनिकाइज्ड वर्ल्ड मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच हाउ देयर फूड इज़ प्रोड्यूस। मतलब कि ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता कि जो फूड है वो बनता कैसे है। जैसे कि गेहूँ है वो उगता कैसे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। आज के जो युग है, मतलब आज का जो भी पीढ़ी है वो बोल सकते हैं आप, उनको पता ही नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। तो जो एग्रो टूरिज़्म है ना, वो चांस देता है इन लोग को, मतलब जो स्टूडेंट है उन लोग को चांस देता है कि वो आए फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा दें, कि फार्मिंग कैसे होती है, क्या होता है। मतलब उनको बेसिकली बताया जाता है कि क्या होता है, कैसे मतलब कैसे वीड्स बनते हैं, कैसे हम लोग को चावल मिलते हैं वगैरह वगैरह। उनको पूरा बताया जाता है कि कैसे होता है क्या होता है। तो उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है हैंड, उनको करने को बोलते हैं कि हाँ ये करके बताओ, ऐसा करके बताओ, तो मतलब फार्मिंग करके बताओ, उनको बताया जाता है। तो क्या उन लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि हाँ ये ऐसा बनता है, हम लोग को ये ऐसा बनता है। तो उनको क्या बोलते हैं, खाने की कदर होगी ऐसा बोल सकते हैं। तो आपने देखा रहेगा कि लोग ऐसे कचरे में फेंक देते हैं खाना। तो अगर उनको मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत लगती है, कि एक आधा किलो गेहूँ बनाने में कितना मेहनत लगता है उनको मालूम पड़ेगा, तो उन लोग उतना भी वेस्ट नहीं होने देगा ऐसा। तो ये तो कुछ अलग ही बात हो गई। लेकिन एग्रो टूरिज़्म फोकस इसी पे करता है कि फार्मर्स वगैरह को मालूम पड़े, जो स्टूडेंट है उन लोग को मालूम पड़े कि एग्रो टूरिज़्म नाम की कोई चीज़ है, मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होता है। किसी को पता ही नहीं रहता कि आजकल के दौर पे कि फ़ूड कैसे बनता है। खाली उन लोग को मालूम है खाना खाओ बस, मतलब बनाओ, मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं चाय कैसे बनाते हैं नॉर्मल आपको आता रहेगा, तो चाय बनाओ और फिर पियो, बस इतना ही मालूम है उन लोग को। तो चाय की जो पत्ती है वो कैसे बनती है वो किसी को पता ही नहीं है। तो एग्रो टूरिज़्म फोकस ऑन ट्रैवल दैट इज़ एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी both socially and economically, recognizing their needs, diversify their farm product and supplementing their agriculture income. Many farmers consider agritourism as one of the income option for long-term sustainability of their farm. इसका मतलब होता है कि जो फार्मर है उनको ऐसा लगता है कि एग्री टूरिज़म जो है उनका जो पैसे कमाने का लॉन्ग टर्म सोर्स हो सकता है। तो एग्री टूरिज़म बेसिकली ये होता यही है, एग्री टूरिज़म का पार्ट बोल सकते हैं आप, जिसमें आपको क्या बोलते हैं फार्म के अंदर काम नहीं करना पड़ता है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फार्म के अंदर ही काम करना पड़ता है, थोड़ा अलग रहता है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझाने बैठोगा तो पूरा 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप से बेसिकली समझ सकते हो कि एग्री टूरिज़म एक आइडिया है आप बोल सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं अर्बन जो एरिया है वहाँ पे आप खेती कैसे कर सकते हो, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे खेती कैसे कर सकते हो, जिससे कि आपने देखा रहेगा गमले वगैरह, तो आप उसको भी एक पार्ट बोल सकते हैं एग्री टूरिज़म का, लेकिन वो परफेक्ट पार्ट नहीं बोला जाएगा। तो जो फार्मर है वो सोचते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, अपना जो फार्म है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और हम लोग को लंबे समय तक पैसे मिलते रहेंगे। एग्री टूरिज़म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली व्हेन
लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर कंप्लीट इकोनॉमिकली। तो जैसा कि मैंने बताया, एग्री टूरिज्म बहुत टाइम तक लंबे समय तक चल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिए हुए, स्मॉल शेयर होल्डर आर द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ स्टेट। जैसा कि कहा मैंने, मतलब लैंड होल्डर मतलब कि छोटे छोटे जो लैंड है वो 1000 लोगों के पास है, या एक जन के पास 1000 लोगों की जितनी लैंड है, तो 1000 लोग 1000 जन पे अलग अलग काम करेंगे, मतलब अलग अलग सीड्स क्या बोलते हैं, अलग अलग फार्मिंग करेंगे। तो अलग अलग तरीके के हम लोग को क्या बोलते हैं, फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, वीट वगैरह अलग अलग मिलेंगे, वीट मिलेगा, कई चावल मिलेगा, ऐसा। तो 1000 फार्म मतलब एक जन 1000 का काम करे या 1000 जन एक का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर 1000 लोग अलग अलग तरीके से फार्मिंग करेंगे तो किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ ग्रो होगा, ऐसा। तो और एक यहाँ पे डेफिनेशन है, एग्री टूरिज्म इज़ एन आइडिया ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल रेसिडेंट इन लेजियर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। अब जैसा कि बताया, एग्री टूरिज्म वो एक आइडिया बोल सकते हैं आप, जो अर्बन और रूरल एरिया को कंबाइन करने का बोल सकते हैं, या फिर पास लाने का बोल सकते हैं। एग्री टूरिज्म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट वर्किंग फार्म, ranch or agriculture plant conducted for environment of visitor that generate supplement income of the owner। मतलब अगर कोई फार्मर एग्री टूरिज्म कर रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा उनको इनकम का सोर्स मिल जाएगा। नॉर्मल फार्मिंग तो वगैरह कर ही रहे और एग्री टूरिज्म भी कर रहे, तो उनको एक अलग से क्या बोलते हैं, पैसा कमाने का जरिया मिल गया। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र के अंदर एग्रो टूरिज्म क्या है, तो महाराष्ट्र के अंदर है ना एग्री टूरिज्म बोल रहे हैं। और ये मोस्टली जो फार्मर्स लोग हैं, मतलब विलेज साइड पे आपने देखा रहेगा, वो एग्री टूरिज्म भी करते हैं और एग्रो टूरिज्म भी करते हैं। एग्रो टूरिज्म मतलब जो नॉर्मल फार्मिंग वगैरह होता है वो बोल सकते हैं, एग्री टूरिज्म भी वही होता है, थोड़ा सा मतलब अलग होता है। लेकिन जैसा कि मैंने जहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये मोस्ट ब्रॉडली मतलब बहुत बड़ा है, आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक बुक बना सकते हैं आप उसकी, इतना बड़ा प्रोसेस है। इन्वॉल्व्स एनी एग्रीकल्चर बेस्ड ऑपरेशन और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर टू द फार्म। इसका मतलब होता है कि एक्टिविटी बोल सकते हैं एग्री टूरिज्म को, जो विजिटर को फार्म के अंदर लाने को मजबूर करता है कि वो फार्मिंग करे। एग्री टूरिज्म इज फार्म और नीच टूरिज्म दैट इज़ कंसिडर ग्रोथ इंडस्ट्री इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्री टूरिज्म से बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसमें इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है, यूएस आता है, फिलीपींस आता है। मतलब यहाँ पे एग्री टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। बिसाइड ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स देयर आर मैनी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मैनेजिंग अ फार्म बिजनेस। जिससा कि आपको पता ही होगा कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में खाली बनाना प्रोडक्ट और फिर सेलना ऐसा इतना नहीं होता है, उसके बीच में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रोसेस होते हैं कि ग्रो करना, कैसे क्या करना है, फर्टिलाइज़र वगैरह डालना, तो वो सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड्स, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, record keeping, adhere to regulations, ensuring crops and preparing the rainy day and retirement all fall under heading of the farm management। फार्म को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अभी जैसे कि बहुत बड़ा फार्म है तो उसको मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर फार्म बहुत बड़ा है, मतलब 1000 एकड़ का है आप बोल सकते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग वगैरह लगेंगे, उसको एकदम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो जो रेनी डे है उसको भी मतलब मानसून को भी ध्यान में रख के क्या बोलते हैं खेती वगैरह करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये एग्ज़ाम में आएगा, इसके लिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज़्म। तो एग्रो टूरिज़्म के अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है? सबसे पहला आउटडोर रिक्रिएशन, मतलब फ़िशिंग वगैरह, वाइल्ड लाइफ स्टडी, मतलब जानवर के बारे में पढ़ा है करना, हॉर्स राइडिंग बोल सकते हैं आप, तो ये सब आउटडोर रिक्रिएशन बोल सकते हैं। एजुकेशनल एक्सपीरियंस, मतलब फार्मिंग का एक्सपीरियंस लेना कि कैसे होता है, राइस कैसे प्लांट करते हैं वगैरह वगैरह। और एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, हुरडा पार्टी होता है, मेरे को मालूम नहीं क्या होता है ये, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, हुरडा पार्टी। हॉस्पिटलिटी सर्विस, फार्म स्टेज गाइडेड टूर और आउटफिटर सर्विस, मतलब कि हॉस्पिटलिटी कुछ सर्विस मिलनी चाहिए। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, मतलब जैसे ही वो उगता है सामान उसके तुरंत ही जाके बेचना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप। मतलब कि जैसे ही वो क्या बोलते हैं गेहूँ उगता है तो गेहूँ को छान के तुरंत बेचना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप। तो अगर जो हैप्पी कस्टमर है, मतलब जो खुश है
वो वापस से आएंगे। तो जो फार्मर जो टाइम वगैरह लगाता है और क्रिएटिविटी लगाता है, तो उससे वो अपना जो क्या बोलते हैं खेत है उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, आप उसको एक्सपांड करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो हम लोग ने एग्रो टूरिज्म में क्या क्या जाना कि फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर, मतलब फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है ये सब, और विलेज टूरिज्म भी बोल सकते हैं आप। तो हम लोग ने यहाँ पे इतना कुछ जाना। रूरल टूरिज्म भी हम लोग बोल सकते हैं आप, मतलब फार्मर्स का एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं आप, सिंपल बोले तो हम लोग ने इसमें बहुत कुछ जाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं दिए हो इसके बारे में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। एक क्वेश्चन है, विथ क्रिएटिविटी फार्मर कैन एक्सपांड देयर टूरिज्म। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा नोट्स वाले सेक्शन में। आप थोड़ा सा अगर आपको आंसर अभी जानना है तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्रिएटिविटी को थोड़ा बहुत यूज़ करके फार्मर जो है अपना एक्सपांड कर सकता है बिज़नेस को। एग्रो टूरिज्म मतलब जो भी फार्मिंग वगैरह कर रहा है उसको वो एक्सपांड कर सकता है। और नॉर्मली मेरे को और कोई दिख नहीं रहा क्वेश्चन, जैसा कि आप ब्रीफ में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई है नहीं। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि ये आएगा क्वेश्चन। तो हम लोग ने एग्रो टूरिज्म के बारे में जान लिया, स्टार्टअप इंडिया के बारे में जान लिया, स्टैंड अप इंडिया के बारे में जान लिया। तो इसका एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो कि इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर आप बोल सकते हैं, एक एम्प्लॉय बोल सकते हैं आप उसको, जिसका पास कुछ राइट्स होते हैं। मतलब कि जो एम्प्लॉय रहता है वो क्या करता है, काम करना है बस, काम करना है, सैलरी कमाना है, ऐसा बस। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर रहता है ना, उसको हक रहता है कि वो क्या बोलते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया अपने आप से खुद से अप्लाई करे और उसको कोई जेब से पैसे नहीं डालने पड़ते। तो इंट्राप्रेन्योर आप बोल सकते हो कि एक तरीके का एम्प्लॉय है, लेकिन उसके पास राइट्स है कि वो कुछ इनोवेटिव कर सकता है अपने कंपनी के अंदर। मतलब वो नए नए क्या बोलते हैं, नए नए इनोवेशन को अपने कंपनी के अंदर ट्राई कर सकता है। और अगर लॉस होते हैं तो उसको कुछ जेब से नहीं डालना पड़ेगा कुछ भी, तो कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी डाल देगी। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या बोलते हैं, यही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको जानना है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो दिया हुआ उतना ही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं पूरा बताने बैठूँगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसके क्या राइट्स होते हैं, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी ही बताती है कि तुम इनिशिएटिव लो, तुम इनोवेशन करो, तो क्या हम लोग की कंपनी का हो सकता है वो ग्रो हो सकता है ना हो। मतलब कुछ इमीडिएटली हम लोग को कुछ अर्निंग नहीं मिलेगा, हो सकता है अपनी जेब से पैसे जाए, लेकिन अब इमीडिएटली अर्निंग नहीं मिलेगा, और हो सकता है लॉस भी जाए, और हो सकता है कि उसका प्लान ऐसा अच्छा हो कि वो क्या बोलते हैं, उससे हम लोग की जो कंपनी है वो ग्रो हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू यूज़ क्रिएटिव एबिलिटी सच एस आइडिया एंड इनोवेशन। जैसा कि मैंने कहा, एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि तुम अपने आप से इनिशिएटिव वगैरह लो, इनोवेटिव तरीके लो। तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो इनोवेटिव तरीके वगैरह लगाता है कंपनी के अंदर, और उसको कुछ जेब से वगैरह नहीं डालना पड़ता पैसा। तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन, आपको जो इजी लगता है वो याद कर लो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, तो बाय हिरिच एंड पीटर्स, अभी जो बोल सकते हो आप, एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब यही होता है, एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही मानता हूँ, बहुत बड़ी हो गई वीडियो। अगर आपको देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो आपको मतलब बीच बीच में से देखना है तो टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और नोट्स भी आ जाएगी जल्दी ही।